गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ा था, अच्छे से समझा था। आज इस क्लास के अंदर हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन 7:30 में मॉर्निंग में आपको मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। थोड़ी मेरे गले में खराबी है, जब से ये नई क्लासें स्टार्ट की है 2-3 दिनों से तबीयत थोड़ी खराब है, तो हो सकता है कि थोड़ी आवाज आपको अच्छे से नहीं आ रही होगी। 2-4 दिनों में तबीयत अच्छी हो जाएगी। मैंने सोचा दिन निकल रहे हैं तो क्लासें जल्दी से स्टार्ट की जाए। तो देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल है उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा मिश्र बंधुओं के बारे में देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल से पहले जो मिश्र बंधु है, तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है मैंने अच्छे से आपको बताया कि ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। तो आप मेरे को बताइए कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, और इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने। बाद में ये जो लास्ट में हम रिवीजन करेंगे तो सारे क्वेश्चन वहां पर एक बार रिवीजन करेंगे, उस टाइम में आपको इसके आंसर बता दूंगा। मिश्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथ का क्या नाम है, यानी जो मिश्र बंधु है उनके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है उसका क्या नाम है। मिश्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथ के दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है, तो अच्छे से मैंने बताया है। कल वाली अगर आपने क्लास देखी है तो आपको अच्छे से पता भी होगा। मिश्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है, और मिश्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथ की भाषा है, यानी किस भाषा में ये लिखा गया। तो ये प्रत्येक जो टॉपिक हम जो पिछले दिन करते हैं उसके 5 क्वेश्चन में यहाँ पर लेता हूं, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। तो इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कि जिससे आपको आपके दिमाग पे एक फ्रेश रहता है, और दिमाग है उस चीज को सोचने के लिए मजबूर होता है कि कल हमने क्या पढ़ा था उसके क्या आंसर होगा। तो कमेंट में आप जरूर आंसर दिया करो। और जब भी आप इसका आपको फायदा है कि जब भी आप कमेंट में इसको टाइप करोगे तो दिमाग और आपका जो लिखने का जो हाथ है उसके बीच में तालमेल होता है। तो एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपके वो दिमाग उस टाइम वो सोचता है कि उस टाइम हम क्या लिख रहे थे। तो लिखना जरूरी है, तो आप कमेंट में इसके आंसर जरूर दिया करें, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। आगे देखो, बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इनको मोस्ट लगा दीजिए, क्योंकि जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, यानी हिंदी साहित्य है, उस साहित्य का इतिहास जिस भी सिलेबस में जुड़ा हुआ है, किसी भी एग्जाम हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे और जो डीएसएसबी वाले हैं, टीजीटी पीजीटी कॉलेज लेक्चर, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो और उसमें रामचंद्र शुक्ल से संबंधित क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ है, मेरा जितना अनुभव है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, इनका क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब हम जो एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि पीछे जो हम पढ़ के आए हैं, तो हमने शुरुआत की थी गार सादे तोसी थी। तो गार सादे तोसी, शिव सिंह सेंगर, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, यानी इन 4 के बारे में हमने पढ़ लिया। वर्णन जितना मैंने बताया उतना अगर आप याद कर लेते हो तो एग्जाम के लिए वो बहुत काफी सफिशिएंट है। इस ग्रंथ के प्रकाशन वर्ष की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है तो 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और कहा, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, यानी इसका जो प्रकाशन करने का काम है वो नागरी प्रचारणी सभा है, वो काशी ने नागरी प्रचारणी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे लिए संस्था है, नागरी प्रचारणी सभा। ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये सारे क्वेश्चन है वो मोस्ट है और पूछे गए हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से है। प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी में, और नागरी प्रचारणी द्वारा काशी द्वारा ये प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, इसमें भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। दूसरी बात, ये ग्रंथ है वो इसलिए भी मोस्ट हो जाता है क्योंकि जो हमारी जो संस्थाएं है वो इसको ऑथेंटिक ग्रंथ मानती है। तो इसलिए प्रत्येक जो हिंदी साहित्य का स्टूडेंट है उसके पास में
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसकी बुक होनी चाहिए। एक डॉक्टर नगेंद्र है उसकी भी होनी चाहिए। व्याकरण की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु है, उसकी जो लिखी गई व्याकरण है वो व्याकरण भी प्रत्येक हिंदी साहित्य के स्टूडेंट के पास में होनी चाहिए। आगे देखो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में, यानी जब ये सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था, जो उसकी भूमिका के रूप में, उस टाइम इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। ये भी आपको ध्यान में रखना, अक्सर पूछ लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था 1929 बाद में इसका नाम रखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। 1000 कवियों व लेखकों का वर्णन है इसके अंदर, यानी कितने कवि है? 1000 कवि है। जिस प्रकार हमने देखा था जो गारसादे तोसी है उसके जो इतिहास जो ग्रंथ था उसके अंदर 738 कवि थे। उसके बाद में हमने मिस्र बंधुओं के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर 1003 कवि थे। फिर हमने जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर हमारे 952 कवि थे। फिर इसके बाद में हमने मिस्र बंधुओं के बारे में पढ़ा था जिसके अंदर 4591 यानी 5000 के लगभग कवि थे। तो अब जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला जो ग्रंथ है उसके अंदर 1000 कवि है। तो इन कवियों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। 738 है, 1003 है, 952 है, 4591 है। अब देखिए इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है, यानी इस ग्रंथ के अंदर जो हमने जो नाथ है सिद्ध है उसको, तो ये जो इस ग्रंथ है उसके अंदर जो सिद्ध है उन सिद्धों की वाणियों है, उन वाणियों के बारे में शुरुआत जो की है उन वाणियों से की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, यानी अच्छे से जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, जो वर्तमान में जो अभी वर्तमान में चल रहा है। यानी काल विभाजन की जो प्रक्रिया है हमने देखा था गारसादे तोसी और जो हमारे शिव सिंह सेंगर है उन्होंने अकारादि क्रम में लिखा है, दोनों ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो प्रयास किया था काल विभाजन का, ठीक है, और मिस्र बंधु है उसने थोड़ा अच्छे से उसका प्रयास किया। बाकी जो वर्तमान में जो काल विभाजन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया है, और काल विभाजन जो किया वो किस प्रकार किया वो हम देख लेते हैं। यानी जो काल विभाजन वर्तमान में चल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो काल विभाजन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने जो किया उसके आधार पर ही है। तो देखिए आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने विक्रमी सन में, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, इन्होंने जो काल विभाजन किया वो किसमें किया है? विक्रमी सन में किया है। तो देखिए इन्होंने जो आदि काल था, यानी आदि का मतलब प्रारंभ होता है, तो आदि काल है जहां से प्रारंभ हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको इन्होंने वीरगाथा नाम दिया है। और ये जो एग्जाम में पूछा जा चुका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण क्या किया, तो इन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा है। इसकी जो समय सीमा है वो विक्रम संवत लिखी हुई है 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 ईस्वी तक है। अगर आपको इसको ईस्वी सन में कन्वर्ट करना है तो इसमें से आपको 57 माइनस करना है, जो भी सन है उसमें से 57 आप माइनस कर दोगे तो आपके सामने ईस्वी सन आ जाएगी। तो आपको ये कंफ्यूजन, ये लोड नहीं लेना है, आप चाहे इसको ईस्वी सन में याद कर लो चाहे आप इसको विक्रमी सन में याद कर लो। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर आप इसको विक्रमी सन में याद करते हो तो उसमें आपको अगर ईस्वी सन पूछ ले, ठीक है, 993 ईस्वी होता है शुरुआत इसकी, तो अगर ईस्वी सन पूछ ले तो आप 57 माइनस कर दीजिए, और अगर आप ईस्वी सन में इसको याद करते हो तो उसके अंदर 57 है वो प्लस कर दीजिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जामिनर कंफ्यूजन करता है ईस्वी और विक्रमी का, विशेष प्रकार से ध्यान रखना, इतना माइनर सा अंतर होता है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक माना है। रीति काल विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक माना है। और गद्य काल यानी जो आधुनिक काल है उसका नाम इन्होंने गद्य काल दिया, तो ये दोनों नाम याद रखना है। यानी आदि काल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, और जो आधुनिक काल है, आधुनिक का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, उसको इन्होंने गद्य काल कहा है, जो 1900 से लेकर 1984 विक्रमी तक है। तो ये काल विभाजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए इन्होंने भक्ति काल को पुनः 4 भागों में विभाजित किया, यानी जो ये काल विभाजन इन्होंने किया था उस काल विभाजन में वीरगाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और गद्य काल है, ये 4 नाम तो इन्होंने मोटा मोटी इसका काल विभाजन किया है। उसके बाद में जो भक्ति काल आता है उस भक्ति काल के और उप विभाजन भी इन्होंने किए हैं, वो देखते हैं।
उप विभाजन की हम बात करें तो इन्होंने जो भक्ति काल है उसके 4 भाग किए। 4 भाग में जो पहले इन्होंने 2 भाग किए, एक किया है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा इन्होंने किया सगुण काव्य धारा। अब जो निर्गुण काव्य धारा इसके भी इन्होंने 2 भाग किए और जो सगुण काव्य धारा उसके भी इन्होंने 2 भाग किए हैं। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये रहे, यानी जो हमारे सामने ये रहे, एक तो सगुण हो गया और एक ये हमारा निर्गुण हो गया। ये भक्ति काल है, यानी हम देखते हैं कि यहां पर हम लिख लेते हैं जैसे भक्ति काल, भक्ति काल। ये जो भक्ति काल था इसकी इन्होंने 2 शाखा बनाई इस प्रकार, ठीक है। एक यहाँ पर जो शाखा थी वो हो गई निर्गुण और यहाँ पर जो शाखा थी तो ये हो गई हमारे, जैसे एन लिख देता हूं मैं, निर्गुण, और ये हो गई सगुण। ये 2 शाखा हो गई भक्ति काल की। इन जो 2 शाखाओं की बात करें तो इनका इन्होंने फिर 2 विभाजन किया, 1 नंबर और 2 नंबर इसमें हो गए और 1 नंबर और 2 नंबर भी इसमें हो गए। इनको इन्होंने नाम क्या दिया, निर्गुण काव्य धारा थी उसको इन्होंने कहा ज्ञानाश्री काव्य धारा और इसको कहा प्रेमाश्री काव्य धारा। इसको जो सगुण है उसमें कृष्णाश्री काव्य धारा और इसमें रामाश्री काव्य धारा। अब देखिए ज्ञानाश्री काव्य धारा क्या है, ज्ञानाश्री काव्य धारा वो है जिसके अंदर ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया, नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। और प्रेमाश्री काव्य धारा वो थी जिसके अंदर प्रेम को ज्यादा महत्व दिया गया। ऐसा ही हुआ हमारे सगुण काव्य धारा में कि उसके अंदर एक तो कृष्ण को मानने वाले थे वो कृष्णाश्री हो गए और एक राम को मानने वाले थे वो रामाश्री हो गए। अब इनके प्रतिनिधि कवि है उनके बारे में अक्सर पूछते हैं, तो जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उस ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि की बात करें तो वो कबीर है। ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीर है। और प्रेमाश्री जो काव्य धारा उसके प्रतिनिधि कवि है वो कौन है, जायसी है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, निर्गुण काव्य धारा की बात हो रही है। निर्गुण कौन थे, जो ईश्वर है उस ईश्वर की जो सगुण रूप यानी जो मूर्ति जो रूप था उस मूर्तियों में विश्वास नहीं करते थे, वो ईश्वर को निराकार, जिस प्रकार हम कबीर है उस कबीर की साखियां है वो जो हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कबीर ने क्या भगवान को माना है कि भगवान है वो एक निर्गुण है, निराकार है, वो सर्व जगह व्याप्त है, सभी जगह वो होता है, कण कण में विराजमान है। यानी उसने मूर्ति नहीं माना, जिसे मान के कृष्ण की एक मूर्ति है तो उसको हम पूछते हैं कि ये कृष्ण है, राम की एक मूर्ति है कि हम पूछते हैं राम, तो इन्होंने उस राम को नहीं माना है, उन्होंने कहा कि उसका कोई रूप रंग नहीं होता है, तो वो निर्गुण थे। जायसी भी ऐसे थे, ये प्रेम को मानते थे, ठीक है। अब जो सगुण काव्य धारा है उस सगुण काव्य धारा में जैसे कृष्णाश्री और रामाश्री है, तो इस कृष्णाश्री है उसके अंदर कौन सा नाम आएगा, इसके अंदर हमारे नाम आता है सूरदास का, इसका नाम आता है सूरदास का, इसके जो प्रतिनिधि कवि है। और जो रामाश्री है उस रामाश्री के अंदर नाम किसका आता है, रामाश्री के अंदर नाम आता है तुलसीदास का। ये सगुण की बातें हो रही है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये लिखा हुआ है नीचे देखिए, तो कृष्णाश्री है उसके अंदर हमारे सूरदास है और रामाश्री जो काव्य धारा उसके अंदर है वो तुलसीदास है, ठीक है। इतना जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल का विभाजन किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल का विभाजन किया है और उस काल का विभाजन में इन्होंने जो आदि काल था जहां से प्रारंभ हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, तो उसको इन्होंने नाम दिया वीरगाथा काल। फिर हमारा भक्ति काल आया, फिर हमारा रीति काल आया, फिर हमारा आधुनिक काल आया, ठीक है। इनके जो अलग अलग जो कवि है उनको हम अच्छे से एक एक करके अच्छे से, हम पहले हम जैसे आदिकाल के कवियों के बारे में चर्चा करें, फिर हम इसके बाद में भक्ति काल के जो कवि है उनके बारे में करेंगे, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। हाँ, इसके अंदर हम सिर्फ जो कवियों है उन कवियों से संबंधित जो मैटर होगा उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसका मैंने जो फर्स्ट ग्रेड की जो क्लास है उस फर्स्ट ग्रेड की क्लासों के अंदर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो आप जाकर उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसके जो नोट्स है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी सारी पीडीएफ फाइलें मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पढ़ना चाहे तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा नामकरण पर सर्वाधिक आपत्ति व्यक्त की गई, यानी इन्होंने जो वीरगाथा नाम दिया गया है उस वीरगाथा नाम पर सर्वाधिक आपत्ति व्यक्त की गई, यानी वो जो विवादास्पद रहा वीरगाथा काल इन्होंने जो नाम दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वो कौन सा नामकरण है जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा या सर्वाधिक उस पर आपत्तियां दर्ज की गई, तो वो वीरगाथा काल नाम है। शुक्ल ने वीरगाथा नामकरण निम्न ग्रंथों के आधार पर, यानी कुछ ग्रंथ है उन ग्रंथों के आधार पर, भाई जैसे मान लिया किसी को कोई परंपरा चल रही है तो उसका नामकरण किया जाता है, तो इन्होंने उसका नाम वीरगाथा काल क्यों दिया, क्यों नाम दिया, क्योंकि जो वीरगाथा काल जो आदि काल था, अब हमने देखा कि आदि काल के बाद में भक्ति काल आ जाता है,
आदिकाल के बाद में कौन आ जाता है? भक्ति काल। तो हमारा जो आदिकाल है, अब आदिकाल से भक्ति काल कैसे आया? भाई काल तो ऐसे ही चल रहा है, टाइम चला, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, इस प्रकार जो चल रहा है, पर उसको इसको नाम आदिकाल दिया गया, इसको नाम भक्ति काल दिया गया, फिर आगे आया उसको नाम रीति काल दिया गया। तो ये काल का जो नामकरण है वो इस प्रकार क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई थी, उन रचनाओं में जो वीरतापूर्ण जो रचनाएं वो ज्यादा थी। इस टाइम जो इस प्रकार का माहौल था, आपने देखा, यहाँ की जरूरत नहीं है। हम जो अभी वर्तमान की स्थिति देखते हैं तो देखिए 90 के दशक में जो फिल्म आती थी, उस फिल्म में और जो 2025 में जो फिल्में आ रही है उसमें रात दिन का फर्क हो रखा है। 90 के दशक वाले जो फिल्म देखने वाले जो आदमी है, लोग हैं, उनको अभी वर्तमान वाली जो फिल्में है वो अच्छी नहीं लगती। और जो अभी वर्तमान में जो फिल्में देखने वाले, उनको जब 90 के दशक की फिल्में दिखाई जाती है तो उनके वो गाने हैं वो पसंद नहीं आ रहे। यानी उस टाइम उसी प्रकार का माहौल था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदिकाल है, उस आदिकाल में कौन सी जो वीरतापूर्वक जो रचनाएं वो ज्यादा रची जा रही थी। तो इसलिए इस काल का जो इस टाइम पीरियड में जो रचनाएं हुई, तो उस टाइम पीरियड को इन्होंने आदिकाल नाम दिया, जिसका नाम इन्होंने वीरगाथा काल नाम रखा। फिर भक्ति काल, यानी उस टाइम भक्ति से संबंधित जो रचनाएं ज्यादा होने लगी। फिर रीति काल है, जिसके अंदर एक नया तरीका राजा महाराजाओं की जो प्रशंसा है वो होने चाहिए। और आधुनिक काल में जो वर्तमान में जो चल रही है, तो इसी काल के हिसाब से इनका अलग अलग नामकरण किया गया। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने जो वीरगाथा नाम दिया है वो किस आधार पर दिया है? कुछ ग्रंथ है, उनके भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो और कीर्ति लता, आगे हैं और भी 12 ग्रंथ है ये पूरे। इनके बारे में हम अच्छे से आगे विस्तार से पढ़ेंगे। भाई विजयपाल रासो किसकी रचना है, कब प्रकाशित हुई, क्या इसके अंदर मैटर है, वो सारा विस्तार से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये नाम देख लो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो। तो ये हमारे 6 तो क्या रासो ही हो गए। कीर्ति लता जो विद्यापति की रचना, आगे देखो, आगे कीर्ति पताका और विद्यापति की पदावली, ये तीनों रचनाएं वो विद्यापति की। जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका और खुसरो की पहेलियां, ये जो सारी जो 12 रचनाएं, इन 12 रचनाओं का वर्णन और इसके अंदर जो मैटर लिखा गया, उसके आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल नाम रखा था। समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिए थोड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसका जीवन परिचय के बारे में भी देख लेते, उससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, क्योंकि ये विद्वान है जो महत्वपूर्ण है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी, ये जो मोस्ट हो जाता है। और इसकी आपको अकेली जो सन है वो सन ही याद नहीं रखनी है, इसकी आपको तारीख भी याद रखनी है, क्योंकि ऐसे जो विद्वान है पूरे की हम तारीखें याद नहीं रख सकते, उसकी सिर्फ सन याद रख लेंगे तो भी काम चलेगा। परंतु जो महत्वपूर्ण जो विद्वान है, डॉक्टर नगेंद्र हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आगे भी हम जो अलग अलग कालों में पढ़ेंगे, तो इन विद्वानों की हमारे को तारीख भी याद रखनी, क्योंकि एग्जामिनर आरपीसी आजकल जो एग्जाम दे रही तो उसको हार्ड बनाने के लिए देखिए यहाँ पर जो 1884 है, ये 1884 हमारे चारों ऑप्शनों में होगा। 1884 है वो क्या होगा? चारों ऑप्शनों के अंदर होगा। अब हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई क्या करें, तो 1884 है वो चारों ऑप्शनों में होगा। अब यहाँ पर 11 जैसे मान लिया, इधर चारों में 11 होगा। ऑप्शन देखना आरपीसी के किस प्रकार के आते, ये आया हुआ एग्जाम है, जो क्वेश्चन है ना वो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 1884 है वो भी होगा, 11 है वो भी होगा। अब यहाँ पर खेल यहाँ से होगा, अक्टूबर होगा, सितंबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा। तो इसको अच्छे से याद रखना, 11 अक्टूबर 1884। मृत्यु की बात करें तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे तो मोस्ट आपको दो ही है, 1884 और 1941, ये मोटा मोटी याद रखना है, परंतु इसको 11 अक्टूबर 2 फरवरी ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमने देखा है कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रस मीमांसा चिंतामणि जो 4 भागों में इसके अंदर निबंध है, बहुत ही शानदार निबंध है, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी ऐड किए गए। तो चिंतामणि है वो 4 भागों में प्रकाशित था। और मधु स्रोत है वो काव्य का संग्रह है, जो इन्होंने जो कविताएं काव्य लिखा उनका संग्रह है। तो ये हो गया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित
महत्वपूर्ण वर्णन। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो महत्वपूर्ण है, और इन्होंने कुछ जो पंक्तियां कही अलग अलग विद्वानों के बारे में, अलग अलग रचनाओं के बारे में, बहुत सारी इन्होंने अलग अलग जो काल है उसके बारे में, तो इनकी जो पंक्तियां वो पंक्तियां मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है। उन पंक्तियों को हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, जिस विद्वान के पक्ष में आएगी, वो जिस रचना के पक्ष में आएगी, वहां पर इसको ऐड करते हुए हम देखते चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो मैटर था वो सारा मैटर मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उनके कमेंट में आप जवाब भी दीजिए। अच्छी लगती है तो आप उसमें नाइस लिख सकते हो, ठीक है। आप जितना मेरे को सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।